औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ीशान अज़हर की जानिब से प्यार भरा सलाम। और आज टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से हम थोड़ा सा लेट हो गए, लेकिन लव यू द टीम जो कि एक होकर काम करती है अल्हम्दुलिल्लाह। और टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, बिल्कुल हमारे साथ मौजूद है कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अरसलान यूनुस, जो कि FCPS एडल्ट कार्डियोलॉजी कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट द मॉडर्न हॉस्पिटल, जिसका हमने लास्ट टाइम आपको बताया कि दे गिव यू द ऑल फैसिलिटीज़, लेकिन सबसे बेस्ट डॉक्टर अरसलान यूनुस। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, कैसे मिजाज है आपके? अच्छा जी, डॉक्टर अरसलान ने कहा कि अगर हम दिल को अच्छा करते हैं तो स्माइल भी अच्छी होनी चाहिए, और जब स्माइल अच्छी होती है दांत पहले नज़र आते हैं। तो आज हमने बुलवाया डॉक्टर जुहैब यूनुस को, जो कि ऑपरेटिव डेंटिस्ट हैं और इम्प्लांट के स्पेशलाइजेशन है इनके पास। असिस्टेंट प्रोफेसर हमदर्द हॉस्पिटल में असिस्टेंट। अच्छा, छोटी सी उम्र में इतना बड़ा ओहदा है इनके पास, तो आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज है आपके? अच्छा जी, वैसे असिस्टेंट प्रोफेसर का एक जब बात आती है, प्रोफेसर की बात आती है, तो बूढ़े बाल, वाइट यहाँ से यहाँ पे भी तो वाइट हो गए वैसे। तो मुझे ये बताएं कि आपने कौन सा खिताब लगाते हैं? बस ये कि सारे जो हमारे एग्जाम्स होते हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए, वो सारे हमारे फर्स्ट गो में मेरे क्लियर हुए। मैं भी गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वजह से। वरना ऑब्वियसली आपने बिल्कुल सही कहा, गोल्ड मेडल लेने में भी खून चूसा जाता है भाई, ये को मुफ्ते में तो मिलता नहीं है। तो वो वाली चीज़ के अब ये काले करात बात में पूछेंगे, मेरी बात है, हम जाएंगे। अच्छा जी, ऑक्सीजन ग्रामर स्कूल के डॉक्टर शबीर दानिश हमारे साथ मौजूद हैं, और आज इनसे थोड़े से सख्त सवाल हैं कि कुछ 5 तारे वाले स्कूल है जो कि डिनाई कर रहे हैं, जो कि नोटम एक जारी किया गया कि 9 बजे बच्चों को स्कूल में आना है, उससे पहले नहीं, क्योंकि सर्दियों की जो लहर एक बढ़ चुकी है। उस हवाले से क्या ये उसको फॉलो करेंगे, जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, कैसे मिजाज हैं आपके? मैं ठीक ठाक, आप सुने ठीक है? अच्छा जी, आपके ही लिए हमने डॉक्टर बुलवाया है, आप वाले डॉक्टर तो साथ ही है। ये डेंटिस्ट वाले मेरे दांत बड़े खराब हो गए, अजीब लगता है हंसते हुए, तो इस बारे में हम बात करें। डॉक्टर अरसलान, सबसे पहले सवाल कि मुझे ये बताएं कि अगर आप कहीं बाहर से आए हैं तो कितनी देर तक आप पानी नहीं पी सकते, क्योंकि हार्ट बीट तेज़ होती है, बाहर का एटमॉस्फेयर चेंज, रूम का टेम्परेचर चेंज होता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि पानी पियोगे तो दिल बंद हो जाएगा, धड़कन ख़त्म हो जाएगी, पंपिंग नहीं आएगी। तो मकसद ये बात सही है? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है ना कि आप बाहर से आएँ। आजकल टेम्परेचर का प्रॉब्लम आ रहा है ना, बाहर अगर धूप निकली हुई है तो गर्मी है, अंदर लोग एसी में आते हैं, ठंडे एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं। अच्छा, अब जैसे आप बाहर से आएँ, थोड़ा सा रेस्ट करें, ठीक है? एकदम आके ठंडा ठंडा लोग पानी पीना शुरू कर देते हैं। ऑल तो पानी जो पी रहे हैं वो तो आपके मैदे में जा रहा है ना, इट इज नॉट रिलेटेड डायरेक्टली टू द हार्ट। लेकिन थोड़ा बेहतर है कि आप, क्योंकि एकदम ठंडा पानी पिएंगे फिर वही होगा, बॉडी टेम्परेचर आपका ऑल्टर होगा, तो वो हार्ट के लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो आप जब घर में आए, थोड़ी देर बैठें, उसके बाद फिर आप पानी पिए, जब आपके नॉर्मल हो जाए ना। तो गर्मी में तेज आके लोग ठंडा पानी पीते हैं, उससे नुकसान देता है, वो नुकसान देता है। अच्छा जी, डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है कि जो आजकल आपका कैपिंग्स हो रही हैं, इसके अंदर पहले तो वो एक सिल्वर की पन्नी के ऊपर कुछ पीला पीला कर देते थे, तो वो अजीब लगता था। तो आजकल सुना है कि बिल्कुल इन एंड आउट सेम आ रहा है, हाँ, कि अब वाइट ही है, उसको क्या कहते हैं? उसको ज़रकोनिया, पहले पोर्सलिन था, अब ज़रकोनिया है। तो मुझे ये बताएं कि ये मतलब लॉन्ग लास्टिंग है? जी, इसकी असल में जर्नी स्टार्ट हुई मेटल क्राउन से, जो प्योर सिल्वर कलर के होते थे। उसके बाद फिर PFM आया कि पोर्सलिन उसके ऊपर फ्यूज्ड होता था, पोर्सलिन फ्यूज टू मेटल। देन अभी करंटली जो क्राउन चल रहे हैं वो हैं ज़रकोनिया एंड ईमैक्स, ठीक है? तो वो स्ट्रेंथ वाइज भी अच्छे हैं और एस्थेटिकली खूबसूरत स्माइल के लिए भी बहुत अच्छे हैं। और पैसों में कितने अच्छे हैं? पैसों में थोड़े से कॉस्टली हैं। अच्छा, तो अगर जो बंदा पूरी कैपिंग करवाता है, यानी 32 के 32 दांत, कुछ लोग ज़्यादा भी होता है, हाँ, वो रिप्लेसमेंट में जब हम जाते हैं तो 32 दांत नहीं लगाने, क्योंकि अकल दाढ़ का खाने पीने में रोल नहीं होता। तो यूजुअली रिप्लेसमेंट हमारे 28 दांत, 26 दांत, इस तरीके से रिप्लेसमेंट होती है। अच्छा, अगर क्योंकि मैंने सुना है कि ब्रिज 3 का ही होता है, उससे कम का ब्रिज बनता नहीं है, तो अगर किसी ने 3 के 5 ब्रिज लगवाने हैं, यानी पूरा मुंह ही हो जाएगा फिर तो बचेगा। 15 तो मुझे तो ये बताएं कि वो आपका अगर एक कॉस्ट, हम कॉस्ट नहीं, एक रफ कॉस्ट पूछते हैं, तो कितना कॉस्ट आती है? अच्छा, इस पे कॉस्ट पे डिपेंड करता है कि पेशेंट के अपने मुंह की कंडीशन कैसी है, कि जिनके ऊपर, हाँ, जिनके ऊपर ब्रिज लगना है उन दांतों की कंडीशन कैसी। कहीं ऐसा तो नहीं कि ब्रिज हम इसको कहते हैं इसलिए कि जो आपके नेचुरल दांत होते हैं वो पिलर की तरह काम करते हैं, उस नेचुरल दांत के ऊपर हमारा ब्रिज सीट होता है। अगर उस दांतों को भी पहले रूट कैनाल करना है, फिलिंग करनी है, उनको बनाना है, तो कॉस्ट में डिफरेंस आ जाएगा। अगर बिल्कुल सिंपल सही दांत है और उसको फिर आपने सिंपल, वो अगेन मटेरियल टू मटेरियल भी वेरी करता है। जैसे अगर पोर्सलिन की तरफ जा रहे हैं, ज़रकोनिया की तरफ, हाँ, ज़रकोनिया की तरफ जा रहे हैं, तो इट कैन लाइक बिटवीन 5 लाख टू 8 लाख। अच्छा, या एग्जैक्टली। और मतलब एक ब्रिज कितने का उसका? अगर एक ब्रिज की तरफ जाएंगे तो वो विदिन 1 लाख हो जाता है। अच्छा, एक ब्रिज ही इतना महंगा? हो मैं तो ब्रिज ही ना बनवाऊं, बंदा काम वो लोहे शोए के डाल
लें, काम सही बता, वैसे स्प्रे लेना चाहिए ना उसको साफ करने के लिए। तो मुझे ये बताएं कि इज दिस कि आपकी तरफ भी कोई ऑफ वगैरह होता है या फिक्स रेट्स हैं? नहीं, डिस्काउंट होते हैं बिल्कुल, इसमें डिस्काउंट चार्जेस होते हैं हमारे। और कभी हम लोग जैसे न्यू ईयर पे डिस्काउंट आता है, कोई इवेंट आता है 14 अगस्त का, इस तरीके से उसमें बिल्कुल डिस्काउंट पैकेजेस भी आते हैं। मुझे जरूर बताएगा, मैंने लगवाया रमजान ट्रांसमिशन आने वाली है, बड़े जल्द में रमजान है, तो ये हमने करना है। अच्छा जी डॉक्टर शब्बीर, आप फॉलो कर रहे हैं 9 बजे वाला जो नोटम एक हुकूमत ने जारी किया है बच्चों की सेहत को मद्देनजर रखते हुए? बिल्कुल फॉलो कर रहे हैं, और न सिर्फ हम कर रहे हैं बल्कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट कर रहे हैं जो मेरे इल्म में आए। चल एक वही वाले हैं जो आप जिनको 5 स्टार कहते हैं, उनका अलग है, उनका वो तो मदर पिता। लेकिन ऑक्सीजन ग्रामर स्कूल जी हाँ, हम लोग 9 AM पे स्टार्ट कर रहे हैं क्लास। 9 AM पे, और टाइमिंग वही है बंद करने की या वो भी बढ़ा दिया? वहाँ ऊपर फिर उसकी जो ऑफ टाइमिंग है वो रीशेड्यूल किया गया है। इसी तरह से इवनिंग का भी रीशेड्यूल किया है थोड़ा सा, आधा घंटा। एक बात है कि मैं विद सॉरी, आप यू आर द ओनर ऑफ द स्कूल, बट भम तो बना नहीं रहा बच्चा 2 हफ्ते के लिए, मसला थोड़ी है, एक दिन घंटा कम भी पढ़ लेगा तो। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं तो अक्सर ही कहता हूं, कौन सा एक दिन नहीं जाएगा तो नहीं, उससे भी बढ़ के अभी मैं आपको बताऊं, मैं तो फिजिकली खुद मौजूद होता हूं अर्ली मॉर्निंग वहाँ पे, तो बच्चे बहुत खुश हैं, बड़े रिलैक्स आ रहे हैं। वरना सुबह जब सर्दी के दिनों में अंधेरे में बच्चों को जब छोड़ के जा रहे थे ना, और यह कड़ाके की सर्दी में बच्चे ठुठर के आ रहे हैं, बच्चों के फेसेस बिल्कुल वो नहीं था, अब ग्लो भी है, अब फ्रेश नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अम्मी अब्बू के पास भी टाइम मिल गया, छोड़ के आ रहे हैं, खुश हैं बच्चे भी हैप्पी। अब मुझे नहीं पता ये लोग पता नहीं क्यों नहीं फॉलो कर रहे हैं। बीच में आपको याद होगा घंटा पीछे हुआ था मुशर्रफ के दौर में, ठीक है, उस वक्त हम भी इसी तरह चल रहे थे स्कूल में, तो मुझे बड़ा अच्छा ये था कि स्कूल से वापस से सो गए, फिर उठ के नमाज पढ़ो। जुम्मे की नमाज बड़ी आसान हो गई थी, वो 3 बजे चली गई थी जुम्मे की नमाज। हाँ। तो आपने एंजॉय किया था उस टाइम को? जी जी, बड़ा अच्छा टाइम था वो। और कुछ लोग कहते थे कि हाँ भी पुराना वाला टाइम, नया वाला टाइम, हाँ, वो बड़ी पुराना कंफ्यूजन वाला होती टाइम, थी। नया वाला हाँ, टाइम, वो हर वक्त एक कंफ्यूजन। सर की बात में एक चीज़ एडिशनल करूंगा कि वो देखें स्कूल में अभी जैसे इन्होंने हुकूमत ने किया 1 घंटा आगे बढ़ाया स्कूलों का, स्कूलों की अटेंडेंस बहुत कम हो गई थी, बच्चे बीमार हो रहे थे, अर्ली सुबह ठंड में जाने से बच्चे बीमार हो रहे थे, अटेंडेंस कम हो गई थी, बच्चे सुबह में उठ के जाने में पेरेंट्स को भी प्रॉब्लम थी और बच्चों को भी प्रॉब्लम थी। तो आप देखें ना कि जो अटेंडेंस का रेशो था वो इतना कम हो गया था, तो जैसे इन्होंने 1 घंटा आगे किया तो वो जैसे पहले नॉर्मल रूटीन में था उसमें आ गए। तो ये तो एक बहुत अच्छा एक्ट है जो हुकूमत ने किया, उसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। सर हमारे यहाँ डॉक्टर सलीम प्रॉब्लम ये है कि बिल्कुल भाई, मैं सवाल आपका ही पूछ रहा हूँ, मैं गरीब आदमी यही पूछूंगा, मुझसे 5 सवाल फिर मैं अपनी बात करता हूँ। बोला ये क्या है कि हर चीज़ पर डिस्काउंट दिया जाता है, क्या स्टंट्स पर भी कोई डिस्काउंट दिया जाता है? देखिए स्टंट्स तो क्योंकि बाहर से इंपोर्ट किए जाते हैं ना, तो उनकी तो एक खास कॉस्ट होती है, उस पर हम डिस्काउंट नहीं दे सकते, लेकिन हमारी जो अपने चार्ज होते हैं, पेशेंट आया जो कि इसका स्टंट के अलावा जैसे फर्ज करें आपकी 5000 फीस है, तो आप लोगों ने कुछ कॉस्ट में किया कि अगर आप हमसे स्टंट डलवाएंगे 3 दिन के अंदर तो 2500 रुपए में आपकी फीस लगेगी? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, सड़ा हुआ ऐड बनाया। ऐसा होता है कि देखिए हमारे पास नॉर्मली जो पेशेंट आते हैं जिनको जरूरत होती है एंजियोप्लास्टी की, तो उसमें क्या करते हैं हम डॉक्टर्स अपनी फीस को है ना वो माफ कर देते हैं, ठीक है, लेकिन जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज हो रहे हैं उनके तो पैसे हमको चार्ज करने पड़ते हैं। अपने हम डॉक्टर ज़्यादातर हम लोग फीस छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन ये कि उसमें फिर पेशेंट का काफ़ी फायदा हो जाता है कि उसमें है कि मॉडर्न हॉस्पिटल ये चीज़ अच्छी दे रहा है कि आपको केटर अच्छा कोई भी पेशेंट अगर आता है अफोर्डेबल इशू तो हम उसको जाने नहीं देते, हम उसको ऑफर करते हैं कि भाई देखें ये चीज़ें अपनी जान बचाएं, क्योंकि कार्डिक का मसला आपको पता है लाइफ थ्रेटनिंग होता है, तो हम उसको प्रेफर करते हैं कि उसका प्रोसीजर हो जाए, उसकी पहले जान बच जाए, पैसे जो है फिर हम अरेंज करते हैं। यही अगर चीज़ हर जगह पे होना डॉक्टर अरसलान, तो मैं ये कहता हूँ कि गरीब परेशान ना हो, ठीक है, हमारे यहाँ पर ये मसला है। अच्छा जी, बड़ी बड़ी बात है, जोबिया कह रही हैं कि डॉक्टर जुहेब को तो देखकर दान का दर्द भी सही हो जाता होगा, तो नॉटी बुरी बात। तो मुझे ये बताएं कि आपका वैसे कभी ऐसा हुआ किसी लड़के या लड़की ने पर्सनालिटी देखे, सर तो आपको देख रहा हूँ मगर दान तो गया खत्म? ये होता है कि डॉक्टर साहब आपकी जैसी स्माइल नहीं हो सकती, ये वाले बहुत ज्यादा होते, वो कुछ चीजें तो नेचुरल होती है, लेकिन अम्मा बने कि ऐसा कुछ पैदा किया, प्रॉब्लम ये है, उनसे प्रॉब्लम था, बचपन में बोल देते हैं तो मकसद। अच्छा, तो कभी ऐसा हुआ कि डॉक्टर साहब अक्सर ये होता है कि डॉक्टर एक हार्ट का डॉक्टर है, एक दांत का डॉक्टर, एस्थेटिक की चीजें पूछ रहे हैं, आपका रंग कैसे गोरा है, कभी ऐसा सवाल आया? बिल्कुल ऐसा आता है, उनको लगता है कि ये शायद अपने ऊपर सारे प्रोसीजर कराते हैं, खुद गोरे हो गए ना, एग्जैक्टली, बिल्कुल वो उसका चूरा मुंह पे पड़ा ऐसे ही है बिल्कुल। अच्छा जी, मुझे ये बताएगा कि क्या आपका एग्जामिन जो होता है वो माउथ मिरर, मैंने सही नाम पूछा तो भूल गया था, बड़ा मैं पढ़ूं इस मामले में, माउथ मिरर जो है उसको आप एग्जामिन के लिए अगर मुंह में उसको इंसर्ट करते हैं या साइड से देखना है दांतों को, उससे हेपेटाइटिस बी और सी होने के चांसेस हैं, क्योंकि सवाल ये आया था
कि मैं सवाल निकालूं। हाँ जी, मैंने एग्जामिन करवाया, मेरे मुंह में वो शीशा नुमा आला डाला गया, जिसके बाद मुझे बुखार रहने लग गया और 3 महीने के बाद जब टेस्ट कराया तो मेरा हेपेटाइटिस बी एंड सी बहुत पॉजिटिव आया। अच्छा, इसमें ये कि हमारे जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनका स्टरलाइज होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। जहाँ जहाँ मैं प्रैक्टिस करता हूँ वैसे भी जितने भी अच्छी प्रैक्टिस जहाँ पर हो रही है वहाँ पे ऑटोक्लेव यूज़ होता है स्टरलाइजेशन के लिए। वो एक प्रॉपर टेम्परेचर पे इंस्ट्रूमेंट लेके जाता है, ऑटोक्लेव मशीन जो होती है जिससे स्टरलाइजेशन होती है, जिससे तमाम वायरसेस बैक्टीरिया किल होते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हेपेटाइटिस प्रिवेंट करने के लिए। तो इससे हो सकता है वैसे? चांसेस लो हैं, लेकिन अगर स्टरलाइजेशन प्रॉपर होगी जिस क्लिनिक की, वहाँ पे पॉसिबल नहीं है कि हेपेटाइटिस ट्रांसफर हो। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे एक और सवाल, मैं वैसे विद सॉरी लेकिन सवाल आया तो मैं कह रहा हूँ कि शीबा शमी ने कहा कि मैंने सदर से अपने दांतों का रूट कैनाल करवाया था, उसके बाद मुझे माउथ कैंसर हो गया। अच्छा, इसमें ये होता है कि डायरेक्टली रूट कैनाल कराने का माउथ कैंसर से लिंक नहीं है कोई भी, ठीक है। इसमें ये चांसेस है कि अगर कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट, कंटामिनेटेड इंस्ट्रूमेंट यूज़ हुआ है, उसके वजह से प्रोग्रेस कर गई है कोई डिजीज़ और वो कैंसर में चेंज हो गया, दैट कुड बी पॉसिबल। अदरवाइज नॉर्मली कैंसर होना इस तरीके से पॉसिबल नहीं है। एक मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, बहुत सारे मरीज़ ऐसे होते हैं जिन्होंने ज़िंदगी भर पान तंबाकू खाया, अब वो 40-50 साल की एज में किसी डेंटल इशू से आए, अब जब डेंटल प्रॉब्लम का सॉल्व करने लगे तो फिर हमने डायग्नोज किया कि मुंह के अंदर कैंसर है। अब वो क्योंकि हमने उनको बताया कि आपके मुंह के अंदर कैंसर है फिलिंग के दौरान या ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, अब वो समझते हैं कि फिलिंग से पहले तक मैं बिल्कुल सही था, डॉक्टर ने जैसी फिलिंग करी या रूट कैनाल करी मेरे मुंह में कैंसर हो गया, क्योंकि आज तक उन्होंने कभी अपने मुंह का मुआयना करवाया ही नहीं था, जिसकी वजह से उनको जब डॉक्टर ने इसको डायग्नोज किया तो फिर उन्हें पता लगता है कि हमारे मुंह में कैंसर, और वो समझते हैं कि अभी तक हम सही थे, इस डॉक्टर की वजह से मेरे साथ ये प्रॉब्लम। अच्छा, बेचारे डॉक्टर ने की गले पड़ जाती है। Exactly. अच्छा जी, ऑक्सीडेंट ग्रामर स्कूल जो है वो जो एक कोटा होता है गरीब बच्चों का, उसके अलावा भी डिस्काउंट देता है या नहीं फीस में? देखिए, वहाँ पे तो ऑलरेडी हम लोग जो काम कर रहे हैं ऑलरेडी काफ़ी कंपनसेटेड है। इसके अंदर फिर भी अगर कोई लोग आ जाते हैं जो डिजर्विंग होते हैं, हम उनको देख लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे तो नॉर्मली 2-2.5 हज़ार रुपये की ज़्यादा की फीसेज नहीं है ना, स्कूल पढ़ा रहा है, स्कूल दो। अच्छा, हमारे यहाँ पर ना एक मिथ बड़ी गंदी है कि जब तक आपका एक 5 तारों वाला स्कूल नहीं होगा या 1 लाख रुपए फीस नहीं होगी तो योर बच्चा इज नॉट एलिजिबल फॉर एनी काइंड ऑफ, मतलब आप दुनिया से नहीं लड़ सकते। तो मुझे ये बताएं कि इज दिस ट्रू? क्या कहते हैं डॉक्टर सलान, आप तो दिल के डॉक्टर हैं, दिल लोगों का सही करते हैं। अच्छा, जो लोग बंदा बार बार दिल दे दे उसको भी सही कर देते हैं, इसका दिल ही जा रहा है। अच्छा देखिए, इसमें सबसे है ना लोगों की मेंटली जो है ना थिंकिंग वो बहुत चेंज हो गई है ना। अब वो एक बन गया कि हाँ जी ब्रांड का कपड़ा है तो ये अच्छा होगा, ये ब्रांड में हमारा स्कूल बच्चे का तो अच्छा पड़ेगा। अब आप बताएं ना, जो बड़े बड़े स्कूलों के बच्चे पढ़ रहे हैं तो क्या वो सारे टॉप कर रहे हैं? ऐसा नहीं ना, वहां पे भी फेलियर का रेशो एक लिमिटेड अमाउंट में, बदतमीजी से ज्यादा अच्छी सीख जाते हैं वो, बस और है। और फिर जो एक मिडिल क्लास के स्कूल्स हैं वो भी अपना काम करें, उसमें भी जो बच्चे अच्छे पढ़ने वाले वो होते हैं। थोड़ा बहुत हमारा जो सेंट्रलाइज है बोर्ड का, जहाँ से एग्जाम को मॉनिटर किया जाता है, मेरे यहाँ से लास्ट ईयर 60 स्टूडेंट अपीयर हुए। हम 2600 या 2700 रुपये फीस ले रहे हैं, और वहाँ पे वो है मेरी बच्ची अपनी जहाँ से पढ़ रही थी वहाँ पे 16,000 रुपये फीस थी, क्योंकि मेरी जौहर में रहाइश है तो बच्ची मेरी हैप्पी होम में थी। तो वहाँ पे उनकी 16,000 थी, मेरे 60 बच्चों में से 50 ने A1 लिए। जबरदस्त। बोर्ड एक ही है, बोर्ड एक ही है, बहुत गलत बात बता रहा हूँ आपको। और 8 जो हैं A आए हैं और 1 भी आया है सिर्फ, माशाल्लाह। ये मैं आपको आउटपुट बता रहा हूँ। तो ये नहीं है, ये जो आपका जो क्वेश्चन है ना, इसका ताल्लुक क्वालिटी से नहीं है, इसका ताल्लुक सिंसियरिटी से है कि आप एज ए ऑर्गेनाइजेशन उसके साथ कितने सिंसियर हैं, अपनी जॉब को कितना सिंसियरली लेकर चल रहे हैं। बड़े अच्छा जी डॉक्टर साहब, मेरे दिल की साइड पर अक्सर झुकने में दर्द होता है और ऐसे लगता है कि किसी ने जो लोअर चेस्ट एरिया है उस पर हाथ डालकर या तो किसी ने दबा दिया है नसों को या मेरा दिल बंद हो जाएगा। तो ये हार्ट अटैक की अलामत है? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि किसी को भी चेस्ट पेन होता है ना, तो ज़्यादा ज़रूरी है कि एक दफ़ा जाके अपना ECG करवा लें, उसको क्लियर कर दे कि ये जो पेन हो रहा है ये हार्ट का पेन तो नहीं है। इतने लोग ऐसे होते हैं जो कि हार्ट के पेन को नॉन सीरियस लेते हैं और फिर वो हार्ट अटैक से उनका इंतकाल हो जाता है, फिर वो ज़िंदगी में पछताते रहते हैं। कितने हमारे पेशेंट ऐसे आते हैं कि डॉक्टर साहब सुबह हल्का का दर्द था, मतलब सुबह डॉक्टर के पास चलेंगे, सुबह जब आते हैं तो इंतकाल हो चुका होता है। तो किसी को भी अगर चेस्ट ये हिस्से में दर्द हो रहा है तो वो अपनी
किसी हकीम इधर उधर जाने की जरूरत, एक दफ़ा जाके ईसीजी करके एक प्रॉपर कार्डियोलॉजिस्ट को दिखा दे कि हाँ भाई ये मेरा कोई अटैक या इस तरह की चीज़ तो नहीं है, या अगर कोई माइनर चेंजेस आती हैं तो दिल का अल्ट्रासाउंड जिसे हम कहते हैं इको। ये बेसिक सी चीज़ें, और यकीन करें ईसीजी कराने के बहुत ही मिनिमम चार्जेस होते हैं, 300 रुपये हमारे यहाँ जस्ट चार्ज करते हैं। नहीं डॉक्टर साहब, वो जो अब बना दिए इन्होंने, जो बस स्टॉप पे जो बना दिए NICVD जो है बहुत जबरदस्त NICVD के, वो लोग भी फ्री और वो फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं वो लोग। तो एक दफा जाके ना आप अपना एक ईसीजी करा लीजिए, और अल्लाह ना करे कुछ इसमें चीज आती तो एक दफा एक बेसिक टेस्ट है ये बिल्कुल, और इट टेक्स अराउंड 5 to 10 मिनट्स, उसमें आप अपना देख सकते हैं। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो टिपिकल हार्ट पेन के होते हैं, और कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जो हार्ट पेन के नहीं होते हैं। मैं अपने नाज़रीन को बता देता हूँ, बहुत ही सिंपल सी चीज़ें। पी और टी, अगर कोई पॉइंट कर रहा है ना कि यहाँ दर्द हो रहा है, या दबाने में दर्द हो रहा है, या झुकने उठने से दर्द हो रहा है, तो ये हार्ट का पेन नहीं होता। जैसे मैडम ने कहा कि झुकने में हो रहा है, ये दबाने में दर्द होता है, इसे टेंडरनेस कहते हैं, इसमें भी नहीं होता। कोई पॉइंट करता है, ये भी हार्ट का पेन नहीं होता। और झुकने उठने से होता है तो पोजिशन, वो भी हार्ट का पेन नहीं। हार्ट के पेन के टिपिकल एक फीचर जो है ना, वो सब, अगर चलते हुए आपको लगे सीने पे बोझ आ रहा है और उसकी वजह से आपको रुकना पड़ जाए, या आप कहें कि मेरा सांस फूलने लगा है, ये टिपिकल फीचर्स होते हैं अंजाइना के। हार्ट अटैक जो होता है उसमें तो आपको टाइम नहीं होता, तो बिल्कुल अलग फीचर्स आएंगे। पूरे आपके सीने में दर्द होगा, जबड़े में दर्द जाएगा, उल्टे कंधे में जाएगा, पसीना आने लगेगा, घबराहट होने लगेगी, वो तो बिल्कुल होता है ना। एक होता है अंजाइना। हमारे लिए सबसे आइडियल मरीज कौन सा होता है? जो हार्ट अटैक से पहले बच जाए, जो उसके रिस्क फैक्टर्स अगर उसको आ रहे हो और उसको सिर्फ अंजाइना का पेन हो रहा है, वो हार्ट अटैक होने से। हार्ट अटैक का क्या मतलब है? कि दिल के मसल्स की इंजरी हो जाना ना। हार्ट अटैक का क्या मतलब है? कि जो शरीयानें दिल को सप्लाई करी थी वो ब्लॉक हुई और उसने दिल के हिस्से को डैमेज कर दिया। जब वो डैमेज करती हैं तो उसे कहते हैं हार्ट अटैक। अंजाइना का मतलब क्या है? कि दिल के हिस्से में, शरीयानों में ब्लॉकेज तो है, लेकिन अभी तक दिल का हिस्सा डैमेज नहीं हुआ है। अगर वो डैमेज नहीं हुआ है, वो अलार्म दे रहा होता है कि आप भाई काम करा लो। मेरे पास जो भी मरीज आते हैं ना, शुगर बढ़ी हुई है और वो ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो मैं कहता हूँ देखो अल्लाह का शुगर भेजो, आपको पता चल गया कि आपकी शुगर बढ़ी हुई थी, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था, कल को यही चीज आपको हार्ट अटैक की तरफ लेके जाती है ना, तो उसको भी लोग हमारे ना सीरियस नहीं लेते। अगर शुगर बढ़ी हुई है, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, कोई बात नहीं, सिगरेट पी रहे हैं, कोई बात नहीं। लेकिन जब वो कॉम्प्लिकेशन के साथ आते हैं ना, तो फिर उस टाइम को पछताते हैं, डॉक्टर साहब काश रोक लेता, मुझे किसी ने समझाया। मैं इत्तेफाक करूंगा डॉक्टर साहब से। तो ये चीजें होती हैं, आप अगर पहले बात को समझ जाएं तो आप एक कॉम्प्लिकेशन से बच जाते हैं। अच्छा, एक इसमें मर्दानियत या औरतानियत तो नहीं बोलेंगे, फेमेनिटी दिखाना कोई जरूरी नहीं है कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग वेमेन हूँ या स्ट्रॉन्ग मैन हूँ। नहीं भाई, बीमारी आप में आती है, मशीन पुर्जा कोई भी आपने भी बनाया, कंप्यूटर लैपटॉप्स भी खराब हो जाते हैं, तो आपको अपने आप को दिखाना है। अच्छा जी, डॉक्टर जुहैब से ही पूछ कर बताइएगा कि डॉक्टर साहब अगर कोई अफोर्डेबल नहीं है तो क्या चैरिटीज में से भी उसका इलाज हो जाता है? और मैं जो है वो 3 months प्रेग्नेंट हूँ और मेरे दांत के अंदर 2 दांतों के अंदर कीड़ा, कभी कभार तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, लेकिन ये कहा जाता है कि ये तो बच्चे के लिए नुकसानदेह, दवाई नहीं ले सकते। अच्छा, ये चीज़ मैं एक मिनट क्लियर कर दूं कि प्रेगनेंसी में ऑलमोस्ट सारे ट्रीटमेंट कराए जा सकते हैं, स्पेशली इमरजेंसी ट्रीटमेंट। अब जाहिर एक प्रेग्नेंट वुमेन है, वो पूरे 9 महीने दांत के दर्द को बर्दाश्त तो नहीं करेगी ना। ऐसे ही है। तो हमारे यहाँ ये है कि प्रेगनेंसी है तो शायद उसका डेंटल ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, उसको एनेस्थीसिया नहीं दिया जा सकता, उसकी रूट कैनाल नहीं की जा सकती। हाँ, अगर कोई एस्थेटिक प्रोसीजर है, कोई ब्यूटी का ट्रीटमेंट है, वो आप डिले कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई नॉर्मल, अगर वाइटनिंग ड्रिप्स, ये वाले सारी चीज़ें, वाइटनिंग, दांतों की वाइटनिंग है, ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें फिर ये आप पोस्टपोन कर सकते हैं। अदरवाइज अगर एक पेशेंट दांत के दर्द के साथ है, उसको आपने रूट कैनाल भी कर सकते हैं, दांत निकाल भी सकते हैं। कुछ मेडिकेशन का सिर्फ इसमें ख्याल रखना होता है, वो भी स्पेशली लास्ट ट्राइमेस्टर में। अदरवाइज हम सारे डेंटल ट्रीटमेंट किए जा सकते हैं। अच्छा, उन्होंने साथ दोबारा ये लिखा है कि डॉक्टर साहब से बोलेगा कि मुझे इतनी तकलीफ होती है कि मैं उठ भी नहीं सकती, लेकिन क्योंकि घर वालों को देखना है और मैं पहली बहू हूँ, और दूसरी बात ये कि घर के पास एक डॉक्टर वो कहते हैं नहीं नहीं बीबी, आपको एनेस्थीसिया तो नहीं दे सकते, लेकिन ये कि सुन करके मैं दांत निकाल दूंगा, वो जो एग्जैक्टली जेल लगा यही मैंने बताया कि ये लैक ऑफ अवेयरनेस है। कुछ क्या बोलूँ मैं कि प्रोफेशनल्स हमारे ऐसे हैं कि जो खुद भी डरते हैं प्रेग्नेंट पेशेंट का ट्रीटमेंट करने से। तो ये बस लैक ऑफ अवेयरनेस और लैक ऑफ एजुकेशन है, एंड ऑल्सो इनएक्सपीरियंस। क्योंकि अगर आपको एक्सपीरियंस है, आपने पेशेंट डील किए हुए हैं, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और मुझे बड़ा सुन के अफसोस हो रहा है कि इस तरीके से घर में भी उनको प्रॉब्लम हो रही है कि इस कंडीशन में वो जा नहीं पा रही हैं ट्रीटमेंट कराने। एंड मैं हमेशा इसमें बोलता हूँ, एक सबसे मैल प्रैक्टिस हमारे यहाँ ये है कि प्रेग्नेंट पेशेंट आई या कोई भी पेशेंट आए, और हमारे यहाँ पेशेंट का भी यही कि वो मेडिकल स्टोर से गया और जाके दवाई खरीद ली।
मैं इसकी मिसाल ऐसे देता हूँ कि अगर आपके हाथ में कहीं कांटा लगा हुआ है और आप उस कांटे को नहीं निकाल रहे हैं और दवाइयाँ खा रहे हैं तो आपका दर्द कैसे सही होगा? ऐसा ही है। जब तक आप कॉज रिमूव नहीं करेंगे, आपकी जगह जो कैविटी है, जो इन्फेक्शन है, डेंटल इन्फेक्शन, वो नहीं करेंगे तो कैसे होगा? अच्छा डॉक्टर साहब, एक बड़ा अच्छा सवाल आया है कि फीमेल ने कहा कि मैं गलत नहीं समझिएगा और मैं शादी होकर 2 साल हो गए, मेरी औलाद नहीं है, और क्योंकि डॉक्टर ज़ुहैब को अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत खूबसूरत बनाया और मेरे मियाँ के दिल में अजीब सा ख़ानदान में शक है, हालांकि मैंने ये पढ़ा भी है, मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं, लेकिन जो मेल हैंडल करता है दांत निकालते हुए, क्योंकि उसको अल्लाह ताला ने ग्रिप दी है, लेकिन मेरे ससुराल और मियाँ की तरफ से ये है कि अगर किसी मेल डॉक्टर के पास जाने की बात भी करो तो इतनी तोहमतें लगती हैं कि बंदा दर्द तो भूल जाता फिर अपने आप को संभालता है। ये अब हमारे ये ख़ानदानी और पर्सनल मसाइल हैं जो कि ओवरऑल हर फील्ड में ही हैं, लेकिन फिर भी हमने इसके लिए किया हुआ है कि मेजॉरिटी डेंटल हॉस्पिटल्स में फीमेल कॉम्पिटेंट डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। नहीं, एक बात मैं बोलूँ, देखिए डॉक्टर साहब, ये हमारे क्या कहते हैं, दानिश भाई भी ये करेंगे, असल में आपकी जो ग्रिप है ना, अब आपने प्लास पकड़ा, प्लास से निकालते हैं ना, ठीक है? हाँ, हाँ। अब औरत जो है ना वो चढ़ के ये वो पूरा कर रही थी, अब मर्द का क्या, एक हाथ नीचे रखा, बिल्कुल एक्सट्रैक्ट कर दिया। प्रॉब्लम ये है कि आप ये देखिए कि वो उस वक्त रिश्ता या शादी की तोहफा लेके नहीं जा रही, दांत के दर्द में जा रही है, तो ये अजीब हो गया। इसे गंदी सोच अच्छी होना नहीं चाहिए इस तरीके से, लेकिन अगेन इसमें डेफिनेटली स्ट्रेंथ का होता है रोल, लेकिन जितने आप एक्सपीरियंस होते हैं, हमारे पास फीमेल सर्जन्स भी ऐसी हैं जो कि एक्सपीरियंस होती हैं और उनमें इतना ज़्यादा, क्योंकि टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा भी कोशिश ये होती है कि पेन फ्री काम हो एनेस्थीसिया के बाद, हम ये नहीं कि इस तरह दांत निकालेंगे जबड़ा ही तोड़ दें। और दूसरी चीज़ ये है कि देखिए, मैं बीइंग आपके एज ए प्रिंसिपल ओनर ऑफ द स्कूल डॉक्टर ज़ुहैब और डॉक्टर अरसलान की तरफ से ये बात करूंगा कि ऑपोजिट जेंडर अट्रैक्ट करता है, मैं मानता हूं, लेकिन जब आप डॉक्टर पे होते तो आप बाप बन के काम करते हैं, जब आप प्रिंसिपल होते तो आप बाप बन के, आपके सामने हीरा भी खड़ा हुआ है, आप बाप की नज़र से देखेंगे। और वो लोग थोड़े से डाउन द लेवल होते हैं जो ऐसी गंदी हरकतें करते हैं, जो कि प्रोफेसर ने भी की, लेकिन मसला ये है कि हम जब देख रहे होते तो बाप की नज़र से देखते हैं। ऐसा ही है दानिश भाई कि आपके पास अगर कोई बच्ची आती है, बहुत क्यूट है, बहुत खूबसूरत है, तो आप उसको बाप की नज़र से देखेंगे, आप उसको कहा। वैसे आप आउट ऑफ द वे जा रहे हैं तो हर किसी को अच्छा लगता है लड़की ऑपोजिट जेंडर बात कर रहा है, लेकिन जब आप डेंटल हैं या आप जब दिल काटने जा रहे हो तो आप थोड़ी बोलेंगे बाजी बात करोगी पहले मुझसे, तो वो तो नहीं होता ना, आपको अपना जॉब को देखना है। हमारे डेंटल ट्रीटमेंट ज़्यादातर वैसे भी ओटी वगैरह में तो बहुत लिमिटेड होते हैं, तो वो हम अटेंडेंट को साथ ही रखते हैं अपने, ताकि उसके सामने ही सारा ट्रीटमेंट हो रहा है जो भी हो रहा है, जो डॉक्टर तो इतना बड़ा मास्क पहन के करते हैं, एग्जैक्टली, और इतना बड़ा मास्क और जो एक बात की ना उसमें एक एडिशनल करना चाहूंगा, हमारे पास सबसे ज्यादा पेशेंट आते हैं, डॉक्टर साहब मेरी एंजियोप्लास्टी हुई है, मेरा बाईपास हुआ है, मैं दांत का प्रोसीजर करने, डॉक्टर ने मना कर दिया, सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन आती है। डॉक्टर साहब हम तो वो एक एस्पिरिन की गोली खाते हैं, हम क्लोपिडोग्रेल की गोली खाते हैं क्योंकि हमारी एंजियोप्लास्टी हुई है, पीसमेकर डला दांत का दर्द। अब ये जो है ना, ये बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा पेशेंट, अब वो बेचारे दांत के दर्द से घूम रहे हैं, उसकी वजह से उनकी दिल की धड़कन तेज हो रही है, उस पर दिल पे, लेकिन वो डेंटल जो है ना रिफ्यूज कर रहा होता है। डॉक्टर साहब मेरी बात से एग्री करेंगे, देखें अगर किसी की एंजियोप्लास्टी हुई हुई है, 6 मंथ के अंदर आपने 2 एंटीप्लेटलेट दवाइयां खानी होती है ना, एस्पिरिन और क्लोपिडोग्रेल या टिकाग्रेलॉल। तो अगर इमरजेंसी नहीं है तो आप डिले कर दें प्रोसीजर को और कोई बड़ा प्रोसीजर करने जा रहे हैं जैसे कि इम्प्लांट करने, और अगर इमरजेंसी है तो सिर्फ अपनी क्लोपिडोग्रेल गोली 3 दिन पहले बंद कर देंगे, और जो एस्पिरिन की गोली जो ज़्यादातर लोग एस्कार्ट के नाम से खाते हैं वो कंटिन्यू रखेंगे, वो बंद नहीं होगी, क्योंकि आपको जो स्टंट डाला गया है वो बंद हो सकता है। इसी तरीके से जिन लोगों को बैटरी लगी हुई होती है या हार्ट में मेटेलिक वायरस लगे हुए होते हैं तो वो वारफेरिन की गोली ले रहे होते हैं। वारफेरिन की गोली ज़्यादा मेटेलिक वायरस ले होते हैं, उनके लिए होता है कि अगर कोई प्रोसीजर करने जा रहे हैं तो आप वो 3 to 4 डेज पहले दवाई बंद कर दें और फिर अपना प्रोसीजर करा लें। इस तरह नहीं करें कि आप बिल्कुल ही गोली को बंद कर दें और अपने दर्द के साथ घूमते हैं, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। डॉक्टर साहब इस चीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे, ब्रेक के बाद हम न्यूज़ हेडलाइंस की तरफ जाएंगे, वापस आएंगे, आपसे मजीद बात करेंगे। और दानिश भाई के लिए 2 सवालात आए हैं कि अगर आप फीस नहीं देते तो बच्चों को एग्जाम में बैठने नहीं देते, ये कहाँ तक सही है, ये गलत है, ये आपसे जानूंगा मैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। शाहना साहब।